बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। और आज भी मौसम बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं। और मैंने जनाब सोचा यही है कि जब तक मौसम अच्छा है हम अपने ऑफिस के लॉन में बैठ के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे और इस मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ी तवील गर्मी के बाद ये अच्छा मौसम हमें नसीब हुआ है पंजाब में, लाहौर में। तो अच्छा, आज जो वीडियो मेरे पास, आज की वीडियो है रंगीन मिजाज लोगों के लिए। जो रंगीन मिजाज लोग हैं, जो बाहर लड़कियों से या औरतों से दोस्ती रखते हैं, और उसके अलावा ऐसे लोग जो कि पेशावर औरतों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इत्तलान ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि उनको इत्तला हो जाए कि भाई ज़रा संभल के, काम उलट भी हो सकता है। पहले तो मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ जिसको खबर को पढ़ने के बाद और सोशल मीडिया पर देखने के बाद मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और सारे ऐसे दोस्तों को जो रंगीन मिजाज हैं, जो थोड़े से ज़्यादा रंगीन मिजाज हैं, हम सबको बता दूँ कि कम पुट्ठा भी हो सकता है। अब कम पुट्ठा कैसे होगा कि अभी फैसलाबाद में एक लड़की पेशावर औरत है, वो मतलब उसका यही काम है, जिस्म फरोशी उसका काम है। तो उसने एक वहाँ के ताजर को धमकी लगाई है कि अगर तुम मुझे 5 लाख रुपये नहीं दोगे तो मैं जनाब जाके तुम्हारे ख़िलाफ़ थाने में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूँगी कि तुमने मुझे हरासा भी किया है, मुझे ज़्यादती भी की है, मेरे साथ ज़्यादती भी की है। मैं आपके पास नौकरी के लिए आई थी और आपने मुझे वर्गला के या नशा पिला के, जिस तरह भी कोई झूठ बोल के, और मैं आपको ऐसा परेशान करूंगी कि आप कई लाख ऊपर भी लग जाएंगे, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी भी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप मुझे 5 लाख दें और चलता करें। अब वो ताजर साहब को मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने तो कह दिया, ताजर ने तो कह दिया जो जो तुमसे होता है कर लो, मैं तुम्हें 1 टका भी नहीं दूँगा, जो तुमसे होता है कर लो। और उस लड़की ने क्या किया कि थाने चलेगी, उसने उसके ख़िलाफ़ FIR की। और जब उसका मुलाहजा किया गया उस लड़की का, तो कोई ऐसे जरासीम या कुछ ऐसा नहीं मिला कि मेडिकल रिपोर्ट में कि ये झूठ बोल रही है, इसके साथ इस आदमी का कोई मामला नहीं हुआ है। लेकिन ऐਵੇਂ कोई लड़की किसी को ये मतलब इतनी बड़ी धमकी नहीं देती है, कोई वजह तो होगी ना। लेकिन वजह ये होगी ज़रा उनका जो मामला हुआ था कभी, वो थोड़ा पुराना हो चुका होगा, जिस वजह से मुलाजे में उसके वो टेस्ट में वो चीज़ नहीं आई है कि यही बंदा मुलज़म है या इसके साथ इसके कुछ जिस्मानी ताल्लुकात हैं या इसने कुछ के साथ ज़्यादती की है। कि अगर जो मामला अगर इनका हुआ बाहमी रजामंदी से हुआ होगा, लेकिन वो पुराना हो चुका होगा, औरत के ज़हन में ये आइडिया लेट आया होगा। और ये औरतें जो इस तरह की हैं वो अकेली नहीं होती, इनके साथ पूरी टीम होती है। कुछ लोग होते हैं या तो उनके घर वाले अपने ही होते हैं या फ़र्ज़ी माँ बाप बने होते हैं, भाई बने होते हैं, वो ऊपर से आ जाते हैं या मतलब वो उनके खिलाफ़ हैरेसमेंट का केस करते हैं और अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। इसी तरह का केस पिछले दिनों में मेरी एक दोस्त, एक लड़की बन गई और उसका खामन नहीं था बेचारी का, तो उसके अपना क्या नाम लेते हैं, बच्चा था एक, और बहुत कम तनख्वाह थी। और उसको कुछ शौक़ ऐसा था कि जो मेरे शौक़ से रिलेट था, यानी कि मैं भी गाता हूँ, आपको पता मैं सिंगर हूँ, वो भी सिंगर बनने के शौकीन थी। वो जो हमारी एकेडमी थी जहाँ पे मैं बैठता हूँ, वहीं पे वो भी आती थी। तो मैं ना उसके हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर मैंने देखता, तो उसके हालात को देखते हुए मैंने ना उसकी थोड़ी बहुत हेल्प शुरू कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरे साथ काफ़ी खुल गई ना जब वो बातों बातं में, तो मुझसे कहने लगी कि अमीन साहब क्यों ना कोई बड़ी दिहाड़ी लगाएं। तो मैंने कहा जी किस तरह दिहाड़ी लगाएंगे? कारोबार के मैं उसको आइडियाज़ देता था कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, घरों में औरतों से काम करवा लो, मतलब लाहौर की मार्केट है शाल में, वहाँ से कुछ माल ला के घरों से काम करवा लिया करो, या बेशुमार मामला हैं, औरतें घरों में बैठ के रिज़्क़ कमा रही हैं, तो मैं इस तरह का कोई काम कर लो ताकि तुम्हारे हालात कुछ अच्छे हो जाएँ। मकान उसका किराया का था फलां। तो वो मुझे कहने लगी नहीं यार अमीन साहब, मैं कोई बड़ी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हूँ, मैं कोई बड़ी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा जी वो कैसे? कहती मैं पहले एक दफ़ा इस तरह की हम दिहाड़ी लगा चुके हैं गुजरात में। मैंने कहा जी कैसे? वो कहती जी वो मेरी दोस्त थी, वो ये उनका धंधा था, मतलब यही काम था उनका, 2 नंबर काम जिसको हम कहते हैं, वो ये करती थी। तो एक सेठ साहब थे जो पाकिस्तान से बाहर से आए हुए थे, बड़े अमीर थे लेकिन बुज़ुर्ग थे, उनकी उम्र 65 प्लस थी, 65 साल से ऊपर थे। तो उनके घर में मैंने कोशिश करके उसको नौकरी पे लगा दिया। अब लड़की का कह रही है कि शेख साहब की बीवी फौत हुई है, शेख साहब हैं वो सेठ साहब हैं सॉरी, उनकी अपनी बीवी फौत हुई है और उसका 1-2 बेटे और बहू हैं घर में। और वो जो मुलाजमा रखी वो जानबूझ के शेख साहब के सामने ऐसी हरकतें करती है, ऐसे मामलात करती है कि शेख साहब के जो जज्बात हैं उनको भड़काया जाए। और आपको पता है मर्द फिर जब तक कनक खाता है, जब तक वो गंदम खाता है, तो मामला तो चलते रहते हैं ना। तो अब वो शेख साहब उसकी बातों में आ गए और शेख साहब ने आके उसकी बातों में आके कोई ऐसा मामला कर डाला कि अब वो उसको ब्लैकमेल उसने करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी मैं भी जा रही हूँ, मैं अपना क्या नाम लेते हैं थाने जा रही हूँ और मैं आपका ख़िलाफ़ FIR करवा रही हूँ, और अभी काम भी अर्जेंटली हुआ था 1 दिन पहले या चंद घंटे पहले,
اور اسے کال کر کے کچھ پیچھے سے اپنے ساتھی بھی بلا لے، جن میں وہ لڑکی جو میرے ساتھ تھی، جو مجھے کہہ رہی تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ اور اب میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھی مجھے کی اسٹوری سنا رہی ہے، اور ہم نے جناب وہ کہنے لگی اس بات پہ شیخ صاحب، وہ سیٹھ صاحب کو، ہم نے سیٹھ صاحب کو بلیک میل کر کے کچھ 10 لاکھ روپے کی دہاڑی لگائی تھی، اور اس میں سے مجھے بھی 2-3 لاکھ مل گیا تھا، فلاں فلاں اس طرح۔ اور میں نے ویسے ہی گاڑی کی بریک لگائی، تو میں نے کہا بی بی ذرا دروازہ کھول کے نا باہر نکلو گاڑی کے۔ وہ باہر نکلی، میں نے اس کو سلوٹ کیا، میں نے کہا خدا کا بندی، تم تو کرمنل مائنڈ عورت ہو، اور ہم نے تو آج تک زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ خدا نہ خاصہ تھانے یا کہیں جیل جانا پڑے، اور یہ تم جس طرح کی بکواس کر رہی ہو، یہ مطلب کسی کو بلیک میل کرنا، اور وہ بھی اس طرح۔ تو میں اس بات سے میں الرٹ ہو گیا کہ خدا نہ خاصہ کوئی بھی، اور سب دوستوں کو میں الرٹ بھی کر رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ پورے SOPs کے ساتھ جائیں، جو لوگ پہلی تو بات ہے باز آ جائیں، اپنے گھروں تک محدود رہیں، اور اگر پھر بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ دوسری بیوی بھی برداشت نہیں نہ کرتی ہیں، ہمارے کلچر کی جو عورتیں ہیں وہ دوسری بیوی بھی برداشت نہیں کرتی ہیں، اس لیے بعض مردوں کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا معاملہ چلانا پڑتا ہے۔ تو معاملہ چلانے کے لیے جناب آپ جب بھی جائیں تو پورے SOPs کے ساتھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پھنس جائیں، کیونکہ جس طرح فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا، اور جس طرح وہ عورت نے مجھے ایک واقعہ سنایا، تو اس کے بعد میں تو پہلے بھی کافی عرصے سے کہہ لیں کہ توبہ طائب ہوں، اور آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں بھی توبہ طائب کر جائیں، یا پورے SOPs کا خیال رکھیں۔ SOPs کا خیال آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہے، کہ جس میں آپ کے پاس کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا، کوئی نشان پیچھے نہیں چھوڑ کے آنا ہے۔ بہرحال میری باتوں کو آپ لوگ اگر سمجھ گئے ہیں تو بہت مہربانی ہے آپ کی۔ بہرحال اگر جو دوست میری بات کو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ میں کسی کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں، اوپنلی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا پروگرام بہت ساری فیملیز بھی دیکھتی ہیں، اور میں کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں جیسے دوستوں میں بیٹھ کے کی جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی جان کی خیر کرے، میرے ملک پاکستان کی خیر کرے۔ دیکھتے رہیے گا پاکستان TV، اور مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔